नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट एक काउंसलर के रूप में। अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा फ्रांस की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए उनका हम विस्तार से आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सैनिक के रूप में फ्रांस की सेना में सम्मिलित हुआ, सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य किया। कालांतर में अपनी सैनिक योग्यता के माध्यम से उसने फ्रांस की शासन व्यवस्था में अपना प्रमुख स्थान बनाया और शीघ्र ही प्रमुख बनकर शासन में जो सुधार किए गए वो उसके द्वारा किए गए कौन कौन से सुधार थे जिसमें नेपोलियन की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हमने देखा स्थानीय शासन। नेपोलियन ने किस प्रकार शासन का केंद्रीयकरण किया और उसने निर्वाचित प्रणाली को समाप्त कर दिया। प्रांतों और जिले के अधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाने लगी। कस्बों में मेयरों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा हमने देखा बच्चों कि उसने एक नवीन महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई। नवीन जो उसके द्वारा एक विधि संहिता का निर्माण किया गया और उस विधि संहिता का कारण ये था कि फ्रांस में न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक कस्बे में, जिले में और प्रांतों में और राज्यों में अलग अलग प्रकार के कानून प्रचलित थे। उसने सभी कानूनों को समाप्त करके पूरे फ्रांस के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू की, जिसे उसकी विधि संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वो ये जानता था कि फ्रांस के अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक हैं और रोमन कैथोलिकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए उसे पोप के साथ एक समझौता करना था। तो उसने पोप के साथ एक समझौता संपन्न किया, कॉनकॉर्डेट जो समझौता कहलाया, और ये 1802 में संपन्न हुआ। इस समझौते के अंतर्गत कैथोलिक चर्च के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इसके पश्चात बच्चों हम देखेंगे उसके द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रशासनिक सुधारों में हमने देखा स्थानीय स्वशासन, नेपोलियन की विधि संहिता, नेपोलियन द्वारा योग्यता के अनुसार पद दिए जाते थे, योग्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता था और एक उपाधि प्रदान की जाती थी जो लीजियन ऑफ ऑनर के नाम से जानी जाती थी। पोप के साथ उसने एक धार्मिक समझौता संपन्न किया था। अब हम देखेंगे शिक्षा में उसके द्वारा क्या क्या सुधार किए गए। नेपोलियन ने काउंसलर बनने से पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था भी सोचनीय थी। शिक्षा पर धर्माधिकारियों का प्रभुत्व था। उसने शिक्षा को धर्माधिकारियों के प्रभुत्व से लेकर स्थानीय शासन के अधिकार में दे दी। अतः शिक्षा में वो क्या क्या सुधार चाहता था और उसके द्वारा क्या क्या किए गए। उसने प्राथमिक शिक्षा को धर्माधिकारियों के अधीन रखा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को केंद्र के अधीन रखा। माध्यमिक शिक्षा के लिए नवीन ढंग के जो विद्यालय उसके द्वारा गठित किए गए वो लेसी विद्यालय के नाम से जाने गए।
विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक रखे गए और प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव को दूर करने के लिए उसने एक पेरिस में एक नॉर्मन स्कूल के नाम से एक नवीन स्कूल स्थापित किया। देश के बढ़ते हुए औद्योगिक विकास को देखते हुए शिक्षा को व्यावसायिक भी बनाया। विद्यार्थियों को पूर्ण रूपेण अनुशासन में रखने की व्यवस्था की गई। इन सुधारों के पीछे उसकी एकमात्र भावना थी छात्रों को राजभक्त बनाया जाए। तो बच्चों, हमने देखा शिक्षा को उसने प्राथमिक शिक्षा को धर्माधिकारियों के अधीन रखा, माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा को केंद्र के अधीन रखा, माध्यमिक शिक्षा में उसने नवीन विद्यालय स्थापित किए। अब हम देखेंगे आर्थिक सुधार। उसने आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए। फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसने सरकारी व्यय में कमी की, सैनिक व्यय विजित देशों से वसूल किया जाने लगा, बैंक की स्थापना की गई, भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित किया गया, देश का औद्योगिक विकास किया, वाणिज्य सदन बनाए गए, व्यावसायिक संघ समाप्त कर दिए गए और उसके इन सुधारों का परिणाम ये हुआ कि फ्रांस की आर्थिक अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ। इसके प्रमाण में हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन 1815 तक युद्धों में रत रहते हुए भी परंतु देश की आर्थिक अवस्था कभी भी उन युद्धों में बाधक नहीं रही। जब उसका पतन हुआ उस समय फ्रांस पर कर्ज नहीं था। भूमि प्रबंध में उसके द्वारा क्रांति के समय फ्रांस के जो अधिकांश सामंत और धर्माधिकारी विदेशों में चले गए थे उनका फ्रांस लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा उनकी जमीनें किसानों को बेच दी गई थी। परंतु नेपोलियन ने इस नियम में नरमी बदली और उसने कहा कि जो भी लौटना चाहते हैं सामंत और पादरी वे फ्रांस आ सकते हैं। उनकी भूमि उन्हें दिलाने का भी प्रयास किया और किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। इससे वो किसानों का भी प्यारा हो गया और वे उन्हें अपना संरक्षक समझने लगे। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि नेपोलियन के द्वारा किसानों को भी अपने पक्ष में किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया, धार्मिक समझौता करके रोमन कैथोलिक लोगों को अपना हितैषी बनाया गया और महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी जो विधि संहिता थी उस विधि संहिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनों को हटाकर फ्रांस में एक प्रकार के कानून लागू किए गए। प्रेस पर भी उसके द्वारा नियंत्रण लगाया गया। प्रेस पर नियंत्रण इसलिए लगाया गया क्योंकि वो कहता था कि मैं समानता में विश्वास रखता हूँ, स्वतंत्रता में नहीं।
और उसका ये मानना था कि यदि प्रेस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मेरी सत्ता 3 दिन भी नहीं ठहर सकती। अतः उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और जो उस समय प्रचलित थे 73 समाचार पत्र, उनको समाप्त कर, उसमें से 60 समाचार 60 को बंद कर दिया। और उसका कारण यही था कि वो प्रेस पर नियंत्रण लगाना चाहता था, क्योंकि वो कौंसलर से संतुष्ट नहीं था और वो सम्राट के रूप में एक ऊंची छलांग लगाना चाहता था। जब उसके द्वारा विभिन्न सुधारों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में कर लिया गया, तो उसने 2 दिसंबर 1804 के दिन नेपोलियन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और ये राज्याभिषेक नॉटर-डम में हुआ। इस अवसर पर पोप पायस सप्तम भी उपस्थित हुआ। और यूरोप में एक परंपरा है बच्चों कि जब भी कोई सम्राट बनता है तो पोप उसके सिर पर मुकुट धारण कराकर उसे वैधानिक शासक के रूप में मान्यता देते हैं। परंतु जब पोप के द्वारा सिंहासन पर नेपोलियन जब बैठा और मुकुट धारण करवाया गया तो नेपोलियन ने उसके हाथ को रोक दिया और उसी समय कहा कि मुझे ये फ्रांस का राज मुकुट धरती पर पड़ा हुआ मिला था, तलवार की नोक पर मैंने उसे उठाया है। अर्थात इसका अभिप्राय क्या है कि इसमें पोप का कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए ये मुकुट स्वयं मैं अपने हाथों से ग्रहण करूँगा। तो नेपोलियन ने 1802 में अपना राज्याभिषेक करवाया। नेपोलियन को सम्राट बनना था और सम्राट बनने के अनुकूल सारी व्यवस्थाएं थी कि नेपोलियन की गौरवपूर्ण विजय, नेपोलियन ने जो है इस समय तक ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया था, इंग्लैंड को संधि करने के लिए विवश कर दिया था। इसलिए फ्रांस वासियों को ये विश्वास हो गया था कि फ्रांस का भविष्य नेपोलियन के हाथों में सुरक्षित है। फ्रांस की तत्कालीन जो व्यवस्थाएं थी उससे नेपोलियन ने लाभ उठाया। उसने काउंसलर के रूप में वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित की। पोप के साथ धार्मिक समझौता करके रोमन कैथोलिक उससे प्रसन्न थे और वे सम्राट के रूप में नेपोलियन को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। जिस समय नेपोलियन फ्रांस के सुधार के प्रयास कर रहा था या फ्रांस के हित में कार्य कर रहा था, उसी समय उसके विरुद्ध विद्रोह या षड्यंत्र किए गए। उस षड्यंत्रों के कारण भी उसकी जो है प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए और नेपोलियन ने शीघ्र ही अपने आप को सम्राट के रूप में, फ्रांस के सम्राट के रूप में आसीन कर लिया। तो बच्चों, आज हमने नेपोलियन बोनापार्ट के प्रशासनिक सुधार पढ़े और नेपोलियन बोनापार्ट, जो बोनापार्ट शब्द ही का ही यही अभिप्राय है, घाटी का शेर। नेपोलियन के द्वारा किस तरह से शासन सत्ता हथिया कर फ्रांस के सम्राट के रूप में कार्य किए गए। तो इसके पश्चात वाले वीडियो में हम देखेंगे सम्राट के रूप में उसकी सैनिक उपलब्धियां, मतलब उसने किन देशों को पराजित किया, संधि करने के लिए विवश किया